हेलो नमस्कार गुड इवनिंग। मैं राहुल कांत आपका ज्ञान एवं मोक्ष की धरती गया जी से आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पर, जिसका नाम है कॉम्पिटिटिव क्लब। हम लोग इस चैनल पे साइंस स्पेशल एक बैच चला रहे हैं जो आपके यूट्यूब चैनल पे ठीक रात 9 बजे आता है। ठीक है, इस चैनल में हम लोग जो साइंस चला रहे हैं ये आपका रेलवे, बीएसएससी, एईडीओ, दरोगा, बिहार पुलिस, इसके अलावा किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम, बीपीएससी, एसएससी, ठीक है, सब के लिए ये इम्पोर्टेंट एक टॉपिक स्टार्ट है और आपके लिए एकदम अभी फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई आपको कॉस्ट नहीं देना है, ठीक है। लेकिन ये याद रखिए कि किस चैनल पर, कॉम्पिटिटिव क्लब, ठीक है। इस पे आपका रीजनिंग भी चल रहा है, मैथ भी चल रहा है, क्वांट्स भी चल रहा है, इंग्लिश भी चल रहा है और आगे आने वाले समय में हम एक प्रकार से इसमें पूरा का पूरा फाउंडेशन बैच के रूप में लाएंगे। ठीक, आपको हम बता दें कि हमारा वेव तरंग का एक क्लास हो चुका है, आज हमारा दूसरा क्लास होगा। वेव यानी कि दो प्रकार का वेव हम आपको बताए थे, पहला मैकेनिकल और दूसरा नॉन मैकेनिकल। मैकेनिकल का हम लोग साउंड वेव पढ़ रहे थे जो कि आज के क्लास में हम लोग ख़त्म कर देंगे और एक क्लास इसका और होगा जिसमें हम लोग नॉन मैकेनिकल यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए हम कल के आगे, कल हम लोग आप लोग को लास्ट में बताए थे टेम्परेचर। क्या करें? नोट मोर सुनाई दिया। ठीक है, आइए कल हम लोगों ने जहाँ पढ़ा था वो लास्ट पॉइंट हम आप लोग को बता रहे थे कि प्लास्टिक और स्टील दोनों में कौन ज़्यादा इलास्टिसिटी होता है। ठीक है, आज हम उससे आगे बताते हैं। चलिए, अब अगर हम कहें कि प्रेशर, ये प्रेशर, ठीक है, एक पॉइंट है प्रेशर। इस प्रेशर क्या होता है? दाब। इस दाब का क्या असर पड़ता है स्पीड ऑफ साउंड पर? दाब का क्या असर पड़ेगा स्पीड ऑफ साउंड पर? तो प्रेशर के बढ़ने से स्पीड ऑफ साउंड पे कोई असर नहीं पड़ता है। मतलब कि प्रेशर बढ़े या घटे, स्पीड ऑफ साउंड पे कोई असर नहीं पड़ता है। ठीक है, प्रेशर पे नो इफेक्ट ऑन प्रेशर। हम सीधा सीधा क्या कहेंगे कि नो इफेक्ट ऑन प्रेशर। प्रेशर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है साउंड के स्पीड का। ठीक है, लेकिन यही एक क्वेश्चन और का है कि ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है? ह्यूमिडिटी का मतलब होता है नमी। नमी के बढ़ने से क्या असर पड़ेगा? तो नमी अगर बढ़ता है तो स्पीड ऑफ साउंड क्या होता है? स्पीड ऑफ साउंड क्या होता है? वो भी बढ़ जाता है। बहुत लोग सोचते हैं कि सर नमी के कारण तो लिक्विड हो जाता है ना, हल्का हल्का नमी ड्राइनेस होता है ना, तो उससे तो स्पीड ऑफ साउंड क्या होना चाहिए? घटना चाहिए। लेकिन नहीं, इसके कारण नमी अगर बढ़ रहा है तो वहाँ डेंसिटी क्या होता है? घट जाता है। नमी बढ़ रहा है तो डेंसिटी घट जाएगा और डेंसिटी घट गया तो स्पीड ऑफ साउंड बढ़ गया, है ना। स्पीड ऑफ साउंड क्या हुआ? बढ़ गया। तो इसलिए ह्यूमिडिटी के बढ़ने से स्पीड ऑफ साउंड बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ तक। अच्छा, एक चीज़ और कहें, ठीक है, कि अगर हम बात करें कि स्पीड ऑफ साउंड कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, तो स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, है। स्पीड यहाँ पर हम कहते हैं v, वेलोसिटी, ठीक है। और डिस्टेंस हम लोग क्या लेके चल रहे हैं साउंड में? याद है? अरे हाँ बताइए, अरे बता दीजिए। वेवलेंथ। वेवलेंथ एक डिस्टेंस का काम कर रहा था ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? लेमडा। और बचा क्या? 1/(1/t). और एक बात बताइए, हम इस 1/t को हम f नहीं लिख सकते हैं क्या? फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से एक फॉर्मूला आता है v = f लेमडा। f 1/t को क्या लिख दिए? f। तो v देखे है ना कि वेलोसिटी के बढ़ने से वेवलेंथ भी बढ़ जाता है, तो यहीं से ये फॉर्मूला बना है। कहाँ से?
साउंड से ही ये फॉर्मूला बना है बी इक्वल टू एफ लेमडा। लाइट में भी ये पढ़े थे, याद कीजिए। सोचे कितना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और कहाँ पे आके मिला, है ना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट कहें तो अगला पॉइंट है ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। ठीक है, सुनने योग्य क्षमता रेंज। ठीक है, अब ये सुनने योग्य क्षमता का मतलब हुआ कि हम कहाँ से कहाँ तक सुन सकते हैं। जैसे अगर हम ऐसे, जैसे अभी हम नॉर्मल बोल रहे हैं तो आप लोग को अच्छा से सुनाई दे रहा है, लेकिन इसी की जगह अगर हम ऐसे बोलते हैं, बताइए क्या समझ गए? नहीं सुनाई दिया? हाँ, तो यही मतलब है कि हम कितना आवाज़ बोलें कि सामने वाला, जो हमारे सामने व्यक्ति है, उसको सुनाई दे। तो उसका एक रेंज होता है। ये रेंज भी दो प्रकार से बांटा जाता है। कितने प्रकार से? दो। कितने प्रकार? दो प्रकार। वो दोनों प्रकार क्या होता है? पहला किसके आधार पे बांटा जाता है? तो फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति के आधार पर। पहला किसके आधार पे बांटेंगे? फ्रीक्वेंसी के आधार पर। अब फ्रीक्वेंसी के आधार पे जब बांटा जाता है तो ये तो बहुत बहुत मशहूर क्वेश्चन है ना। किसके किसके बीच में? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में। इसी 20,000 को और कैसे लिख देता है? 20K हर्ट्ज। ठीक है, 20,000 से 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में हम लोग को सुनाई देता है, नॉर्मल इंसान को, हम लोग को। ठीक है, अगर बात करें कि कोई चीज़ अगर 20 हर्ट्ज से नीचे हो जाए, 20 हर्ट्ज से नीचे हो जाए, तो उसको कहते हैं अल्ट्रासोन, ये 20 हर्ट्ज से इंफ्रासोनिक, उसको क्या कहेंगे? इंफ्रासोनिक वेव, यानी अल्पश्रव्य, अल्पश्रव्य तरंगे। और वही अगर कहें कि 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हो जाए तो उसको कहेंगे अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक वेव, यानी कि पराश्रव्य, पराश्रव्य तरंगे। ये इसका एग्जाम्पल है। अगर बोले कि ये अल्ट्रासोनिक जो तरंग है और इंफ्रासोनिक जो है, ये तो हमारा हो गया, ये तो नॉर्मल ह्यूमन के लिए हो गया। ठीक है, साउंड के लिए हो गया, नॉर्मल ह्यूमन साउंड का रेंज हो गया। ठीक है, लेकिन क्या कोई ऐसे भी हैं जो इंफ्रासोनिक को सुन सकते हैं? कोई ऐसे जो इंफ्रासोनिक को सुन सकते हैं? तो हाँ, इंफ्रासोनिक को जो सुन सकते हैं वो कौन कौन है? कौन कौन है बोलिए? एलिफेंट। बहुत बढ़िया। कौन सुन सकता है इसको? एलिफेंट। एलिफेंट सुन सकता है। और कौन सुन सकता है? तो एलिफेंट के अलावा और कौन सुन सकता है? डॉग। डॉग सुन सकता है। लेकिन वही बात करें किसका? पराश्रव्य। किसका? पराश्रव्य, अल्ट्रासोनिक साउंड का। तो ये अल्ट्रासोनिक सुन सकता है कौन? राइनो। राइनो कह रहे हैं, बैट। बैट कौन सुन सकता है? यहाँ से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बैट। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन हो गया? बैट। तो ये सब क्या? ये सब एग्जाम्पल हैं। किसके आधार पर बांटा इसको? फ्रीक्वेंसी के आधार पर। किसके आधार पर? फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति के आधार पर। तब सर अगर ये फ्रीक्वेंसी के आधार पर है तो और किसी आधार पर बांटा जाता है? तो हाँ, फ्रीक्वेंसी के अलावा अगर हम किसी में बांट सकते हैं तो उसको कहेंगे वेवलेंथ। और याद कीजिए, और किसके आधार पे हम बांट सकते हैं? वेवलेंथ के आधार पर। वेवलेंथ यानी जिसको हम लेमडा कहते हैं, लेमडा के आधार पर। ठीक है, लेमडा। ठीक है, और अगर हमको याद होगा पीछे अभी हम फॉर्मूला बताए थे बनाना कि V = F लेमडा होता है पूरा फॉर्मूला। ठीक है, अगर हम F को इधर ले जाएं तो फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ, ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती,
क्या बोले? एक दूसरे के व्युत क्रमानुपाती यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो जो एक चीज बढ़ेगा तो दूसरा चीज अपने आप क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यही तो बोलता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब अगर यहाँ पे कम है तो वेवलेंथ क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। यानी हम सीधा सीधा कहें तो 17 मीटर से 17 मिलीमीटर के बीच में का जो रेंज होता है वो होता है नॉर्मल ह्यूमन का सुनने का। और 17 से ऊपर चल जाए, यहाँ पे 20 से कम था, लेकिन वेवलेंथ में अगर 17 से ऊपर, कितना? 17 से ऊपर, 17 से अगर हम ऊपर चल जाएं तो उसी को कहेंगे इंफ्रासोनिक। क्या बोलेंगे इसको? इंफ्रासोनिक। और यहाँ 17 mm से कम हो जाए तो ये हो जाएगा अल्ट्रासोनिक। तब इसको क्या कह देंगे? अल्ट्रासोनिक। ठीक है, समझ गए? हाँ सर समझ गए। यहाँ से एक इम्पोर्टेंट पॉइंट थोड़ा सा याद रखना कि फ्रीक्वेंसी जो है, क्या हम कुछ बोल रहे हैं तो क्या फ्रीक्वेंसी उस पर कुछ इफेक्ट डाल सकता है? फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है क्या साउंड पर? ठीक है, तो जिन्होंने हाँ बोला है उनके लिए भी, जिन्होंने ना बोला है उनके लिए भी, जिन्होंने नहीं बोला है उनके लिए भी। सुनिए ध्यान से कि फ्रीक्वेंसी डू नॉट डिपेंड ऑन साउंड। साउंड पर फ्रीक्वेंसी डिपेंड नहीं होता है। फ्रीक्वेंसी बढ़े घटे कुछ भी हो, उससे साउंड के स्पीड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। नो एनी इफेक्ट ऑन साउंड ऑफ स्पीड। समझ गए? लेकिन अगर हम बात करें, यहाँ से एक पॉइंट और आता है जिसको हम बोलते हैं पिच। ठीक है, तारत्व। ठीक है, पिच। पिच पर क्या इफेक्ट होता है? तो यहाँ पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट क्या कहेंगे कि इट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। इट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी पे क्या करेगा? डिपेंड करेगा। अब देखिए, पिच दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है लो पिच और एक होता है हाई पिच। ठीक, एक एक करके पॉइंट देखिए। अगर पिच लो है, क्या बोले? पिच अगर लो है तो फ्रीक्वेंसी भी लो रहेगा, और पिच अगर हाई है तो फ्रीक्वेंसी भी हाई रहेगा। ठीक है, समझ गए सर? पहला पॉइंट क्लियर हो गया सर। नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, अगर पिच लो है ना बाबू, अगर आपका पिच लो है, जैसे हम बोल रहे हैं हमारा पिच लो हो गया या हाई हो गया, तो पिच लो होने से आवाज जो है वो मोटा होता है। कंफ्यूज नहीं करना है। क्या बोले? बहुत सोचते हैं कि लो पिच तो आवाज भी पतला। नहीं, पिच अगर लो है तो आवाज भी क्या होगा? लाउड होगा, लाउड वॉइस होगा, लाउड वॉइस। ठीक है, एग्जाम्पल में कह दे तो लाउड वॉइस किसका होता है? बॉयज का। ठीक है, लाउड वॉइस यानी बॉयज का जो पिच होता है साउंड का वो लो रहता है। लेकिन इसका अपोजिट, अगर हाई पिच है तो वॉइस कैसा होगा? श्रिल वॉइस, पतली आवाज होगी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? श्रिल वॉइस। ठीक है, श्रिल वॉइस। एग्जाम्पल कहें तो गर्ल्स का जो आवाज हो गया, ये क्या होता है? पतला होता है। ठीक है, इसको और क्या कह सकते हैं? लाउड वॉइस किनका होता है? लॉयनेस आवाज, शेर की तरह। लॉयनेस वॉइस। ठीक है, गर्ल्स के वॉइस को क्या कहते हैं? मॉस्किटो वॉइस। ठीक, ये सब होता है। लेकिन एक चीज फिर से बता रहे हैं यहाँ पे, एक पॉइंट कि ध्यान रखना है, साउंड पर फ्रीक्वेंसी का कोई इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन पिच पर फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है। फ्रीक्वेंसी के कम होने से पिच भी कम होता है, फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से पिच भी बढ़ता है। ठीक है,
ये हमारा पिच के बारे में था यहाँ तक, ठीक। ये हमारा ऑडिबल। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट क्या कहता है, अगला पॉइंट कहता है, नेक्स्ट पॉइंट, लाउडनेस ऑफ वॉइस, लाउडनेस ऑफ साउंड, ध्वनि की प्रबलता, प्रबलता, ठीक है, ध्वनि की प्रबलता। अब ध्वनि की प्रबलता क्या होती है, जो लाउडनेस है एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। ये हिस्से को बस क्या कहते हैं, लाउडनेस बोलते हैं, ठीक है। लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, इसी को प्रबलता बोलते हैं। मतलब कि इसको जो, अच्छा पहले यूनिट देखिए, वहाँ से समझ आ जाएगा अच्छे से। यूनिट होता है डेसिबल, डेसिबल, स्मॉल डी बड़ा बी, ये होता है इसका साइन, ठीक है, डेसिबल। लेकिन अगर हम कहें कि डेसिबल, हम कितने डेसिबल, जैसे लाउडनेस हमको साउंड करना है, हम कुछ बोल रहे हैं, आप लोग को सही से सुनाई दे रहा है, मतलब कुछ डेसिबल तो होगा ना, तो वही स्पीड मतलब वही साउंड कितने डेसिबल में बोले कि हम लोग को अच्छा से सुनाई दे। मतलब कोई ऐसा आवाज़ हो जो कान में दर्द हो रहा है, एकदम तेज तेज डीजे बज रहा है ना, कान में दर्द होने लगा, तो उसका डेसिबल ज़्यादा हो गया। कोई एकदम अगर हम ऐसे बोले तो ये क्या, डेसिबल कम हो गया, समझे। तो अगर हम कहें पहला पॉइंट कि नॉर्मल कन्वर्सेशन, नॉर्मल कन्वर्सेशन, नॉर्मल कन्वर्सेशन कितने डेसिबल का होता है, मतलब कि नॉर्मल का मतलब है जैसे हम और आप बैठ के बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसे तो नहीं है ना कि हम आपसे बात करें तो बोले हाँ क्या, नहीं नहीं करना, ऐसे तो नहीं ना। अगर हम ऐसे बोलते तो इसका मतलब कि हम बात नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम चिल्ला रहे हैं आप पे। क्या समझ आया पॉइंट। तो नॉर्मल कन्वर्सेशन का मतलब हुआ कि आप और हम मिलके, आप सामने बैठे हैं, हम सामने बैठे हैं और इतना बात कर रहे हैं कि हमारा आवाज़ बिल्कुल अच्छे से आपको सुनाई दे और आपका आवाज़ अच्छे से हमको सुनाई दे, इसी को नॉर्मल कन्वर्सेशन कहते हैं। तो कितना डेसिबल बात करना चाहिए कि नॉर्मल कन्वर्सेशन हो, तो ये होता है लगभग 50 डेसिबल से 60 डेसिबल, ये नॉर्मल कन्वर्सेशन होता है कि हाँ इतना डेसिबल में बात करेंगे तो अच्छे से सुनाई देगा, ना तो आपको दिक्कत होगा सुनने में और ना हमको दिक्कत होगा 50 से 60 डेसिबल में, ठीक है पॉइंट। और कहाँ से आता है क्वेश्चन सर, तो और कई बार आता है स्लीपिंग से, स्लीपिंग, ड्यूरिंग स्लीपिंग लिख देते हैं, ड्यूरिंग स्लीपिंग, स्लीपिंग यानी सोने के दौरान। अब सोचिए कि आपके बगल में आपके पापा सो रहे हैं और आप वहाँ पे जा कर के बोल रहे हैं कि ये चलो चलो छैया 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 है, और आपका आवाज़ थोड़ा कितना डेसिबल हो कि आपके पापा को सुनाई दे और वो एकदम गुस्सा में होता और तेड़ा तेड़, है ना, जो उनके कान में दिक्कत हुआ है फिर तुम्हारे कान में कर दें। तो ऐसा कोई डेसिबल जो सोते हुए मनुष्य के कान में नहीं जाए, तो हाँ वो होता है जो सबसे, मतलब कोई आदमी सो रहा है और वहाँ पे अगर हम 30 डेसिबल से कम का आवाज़ करें तो उसको पता नहीं चलेगा। मतलब कि अगर हम 30 डेसिबल से कम का आवाज़ करें तो कैसे कर सकते हैं, देखिए हाँ, तो क्या सुनाई दिया, क्या कुछ सुनाई दिया, अरे नहीं माइक ऑन है भाई, तुरंत आ जाता है कमेंट के हैं सर माइक बंद कर हो गया, माइक ऑन है। हम बता रहे थे कि अगर 30 डेसिबल से कम का आवाज़ है तो वो हम लोग को सुनाई नहीं देगा, लेकिन अगर कोई आदमी सो रहा है और 30 डेसिबल से कम का आवाज़ कीजिए तो उसके कान पे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जहाँ 30 डेसिबल या इससे ऊपर होने लगा तो उस सोते हुए मनुष्य को कान में हल्का हल्का सुनाई देने लगेगा, उसको समझ आ जाएगा कि कोई उसके निंद्रासन में ग्रहण डाल रहा है और फिर वो अगले को निंद्रासन में डाल सकता है, गुस्से में उठ गया तो, है ना। तो 30 डेसिबल, कोई सो रहा है तो वहाँ आवाज़ कीजिए, लेकिन किससे कम, 30 डेसिबल से कम, किससे, 30 डेसिबल से कम, ठीक है। ठीक, अब यही सर
अगर 50 से 60 डेसिबल है और हम थोड़ा सा और बढ़ा दे तो क्या होगा? अरे जब आवाज़ बढ़ा देंगे तो कान में दिक्कत होगा ना जी, कान में क्या होगा? परेशानी होने लगेगा। तो कितना तक? तो अगर हम कहें कि हमको हियरिंग डैमेज यानी कि सुनने की क्षमता खत्म होने लगे तो उसको कहेंगे हियरिंग डैमेज। और हियरिंग डैमेज जो है वो कब खत्म होता है? जब आवाज़ लगातार हम 85 डेसिबल से लगभग 90 डेसिबल के आसपास सुनना स्टार्ट कर दे तो यहाँ से हमारा हियरिंग डैमेज स्टार्ट होने लगता है। मतलब कि धीरे धीरे सुनने की क्षमता खत्म होने लगती है। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं सर ये खतरनाक है, आई वांट इंस्टेंट रिजल्ट, है ना? क्या? आई वांट इंस्टेंट रिजल्ट, हमको एकदम इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए कि हमको एकदम दुनिया के तानों से मुक्त हो जाएं, एकदम दुनिया कुछ भी बोले हम अपने मगन में रहें, कुछ सुनाई नहीं दे। इसका मतलब कि हमको एकदम जल्दी डैमेज करना है। तो इंस्टेंट, अगर हम कहें कि इंस्टेंट डैमेज कैसे हो सकता है तो उसके लिए लगभग 130 डेसिबल की आवाज़ पे बैठ जाइए, आपको इंस्टेंट एकदम, क्या पता हार्ट अटैक भी आ जाए। कई बार देखते हो ना, अचानक आप बैठे हो और एकदम से डीजे का आवाज़ चल जाए तो धक धक होने लगता है, एकदम घबरा जाता है कि क्या हुआ, है ना? तो वही यही होता है इंस्टेंट डैमेज, समझे? तो ये होता है हमारा पूरा लाउडनेस ऑफ साउंड। तो इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, यहाँ से कई बार पूछा जाता है, ठीक है? अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। लाउडनेस हमारा ख़त्म हो गया। लाउडनेस ख़त्म हुआ ना? लाउडनेस के बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है सुपरसोनिक वेव। क्या बोले? सुपर सोनिक सुपरसोनिक वेव यानी सुपर सोनिक तरंग। अब देखिए सुपरसोनिक वेव क्या होता है, ध्यान से सोचिएगा। ऐसी तरंग जिसका स्पीड साउंड के स्पीड से ज़्यादा हो जाए। क्या बात है ना? मतलब कि ऐसा तरंग का स्पीड जो कि साउंड के स्पीड से ज़्यादा हो गया, बस उसी को क्या कहेंगे? सुपरसोनिक वेव। यानी कि सुपर सोनिक वेव बढ़ जाए, ग्रेटर बढ़ जाए, ग्रेटर देन किस से? सुपरसोनिक वेव ग्रेटर देन किस से? स्पीड ऑफ साउंड से। साउंड के स्पीड से अगर बढ़ गया तो उसको सुपरसोनिक वेव कहते हैं। समझ गए क्या? क्या भारत में कोई ऐसा है क्या? बिल्कुल है सर। आपने एक मिसाइल हम लोग का सुना होगा, ब्रह्मोस। ब्रह्मोस मिसाइल सुना है आपने? जब ये मिसाइल बन के तैयार हुआ था तब पड़ोसी लोग सो नहीं पाए थे सर, है ना? जब पड़ोसी लोग क्या हो गए थे? सो नहीं पाए थे इस मिसाइल के कारण। ठीक है, ये हमारा ब्रह्मोस था। ठीक है, अब ये जो ब्रह्मोस था ना, ये किसके नाम पर रखा गया था? तो ये दो रिवर के नाम पे रखा गया था। ठीक है, क्योंकि इसको बनाने वाले कौन कौन थे? इंडिया प्लस रसिया, ये दो कंट्री मिलके बनाए थे। तो इन्हीं कंट्री के दो महान नदी के नाम पर, यानी ब्रह्म से समझ गए होंगे, ब्रह्मपुत्र, और मोस से रूस का नदी मोस्कावा, इन दोनों के नाम पे रखा गया था ब्रह्मोस मिसाइल। जब ये शुरुआती में था, स्टार्टिंग में, तो ये लगभग 290 किलोमीटर तक चल जाता था मिसाइल। लेकिन अब लेटेस्ट जो आया है, अब ये लगभग 450 किलोमीटर तक चल जाता है। सोचे इतना घातक है हमारा ब्रह्मोस मिसाइल, याद है? ब्रह्मोस मिसाइल, है ना?
बस वही मिसाइल जो, ठीक, आगे चलिए, सुपरसोनिक समझ गए। यहाँ से एक पॉइंट और है कि जो ब्रह्मोस मिसाइल का जो स्पीड है वो क्या किलोमीटर में नापते हैं क्या? ब्रह्मोस का नहीं, मतलब कि सुपरसोनिक वेव, तो इसको मैक नंबर में, किस में नापा जाता है? मैक नंबर में, मैक नंबर में मेजर किया जाता है। मैक नंबर में क्या किया जाता है? मेजर किया जाता है। अब बात करें मैक नंबर कैसे निकालते हैं, तो मैक नंबर होता है, मैक नंबर बराबर स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन स्पीड ऑफ साउंड। इस प्रकार से हम लोग मैक नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है, यहां से एक चीज और कह दें, एक मैक नंबर बराबर 340.29 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, एक मैक नंबर बराबर 340.29 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक, क्या हो सर अगर कोई मैक नंबर, यहाँ हम लिख देते हैं मैक नंबर, कोई मैक नंबर 0 से 0.8 हो, या 0.8 से 1.2 हो, या 1.2 से 1.2 से कितना तक हो, 5 तक हो, या 5 से ज़्यादा हो। फाइव से क्या हो, ज़्यादा हो, समझे? तो जो 0 से 0.1 में है इसको कहते हैं सब सोनिक मिसाइल। इसका नाम क्या होता है? सब सोनिक वेव। यानी 0 से 0.8 मैक नंबर आता है तो उसको कहेंगे सब सोनिक वेव। अगर 0.8 से 1.2 हो तो ट्राई सोनिक वेव। क्या बोलेंगे? ट्राई सोनिक वेव। और अगर 1.2 से 5 मैक नंबर के बीच में है तो इसको बोलते हैं सुपरसोनिक। तो समझ आया? अभी सुपरसोनिक वेव पढ़ रहे थे हम लोग, सुपरसोनिक वेव। और अगर 5 से भी ज़्यादा है, क्या बोले? 5 से भी ज़्यादा है तो इसको बोलते हैं हाइपरसोनिक वेव। इसको क्या बोलेंगे? हाइपरसोनिक वेव। ठीक है, समझ आया क्या? इसको क्या बोलेंगे? हाइपरसोनिक वेव। क्लियर हो गया यहाँ तक? जी सर क्लियर हो गया। सब कुछ हो गया? जी सर हो गया। अब कुछ पॉइंट रह गया, तो एक दो पॉइंट रह गया है जिसको हम अभी तुरंत बता देते हैं। 2 पॉइंट रह गया है। एक को बोलेंगे हम इको, प्रतिध्वनि, और अगले को बोलेंगे रिवर्बरेशन, रिवर्बरेशन। ठीक है, यानी कि गूंज, गूंज। क्या बोलेंगे? गूंज। ठीक है, ठीक। अब देखिए इको और रिवर्बरेशन में क्या अंतर है। जैसे हम एक आवाज़ लगा, पहाड़ पर गए हो ना, पहाड़ पे जाते हो, देखते हो, तो क्या बोलते हैं पहाड़ पर जा कर के? अगर हम अपना नाम ले, जैसे हमारा नाम क्या हुआ? राहुल। ठीक है, राहुल कांत। हम पहाड़ पे गए और आवाज़ लगाए, राहुल। ठीक है, क्या आवाज़ लगाए? राहुल। और यही आवाज़ जैसे आ जाए, हम बोले कि राहुल, और आवाज़ आए पीछे से राहुल 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 राहुल, है ना? हेलो 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 हेलो, बस यही चीज़। क्या बोले? कोई आवाज़ लगाए जैसे हेलो, और हमको उसके पीछे आवाज़ आ जाए हेलो 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 हेलो, बस इसी को तो प्रतिध्वनि बोलते हैं, इको साउंड, है ना? कि एक ही आवाज़ कई बार सुनाई देना, इसी को कहते हैं इको। ठीक है, इसमें शर्त क्या है कि जो लिसनर होता है, जिसको सुनना है प्रतिध्वनि को, STNER, लिसनर, ठीक है, और उसके बीच जो भी मतलब रिफ्लेक्टर है,
क्या बोलते हैं इसको, जिससे रिफ्लेक्ट होके आता है, रिफ्लेक्टर, परावर्तक। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 17.15 मीटर कम से कम होना चाहिए। इससे थोड़ा बहुत ज़्यादा हो तो चलेगा, लेकिन कम से कम कितना होना चाहिए, 17.15। और ये हमेशा एक ओपन एनवायरनमेंट में होता है, ठीक है, वातावरण बोलते हैं। ये हमेशा जब भी होगा एक ओपन एनवायरनमेंट में होगा। लेकिन रिवर्बरेशन क्या होता है, गूंज। अभी बताए प्रतिध्वनि क्या बोले, हेलो 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 हेलो, ये क्या हो गया, ये प्रतिध्वनि हो गया। लेकिन वही अगर हम बोले हेलो, और हम लोग को हेलो का आवाज कैसा सुनाई दे, हेलो, समझ गए, मतलब कि जो हमारा आवाज था वो एक प्रकार से खींच करके आया ना, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम तक गया और फिर वहाँ तक आया। मतलब कि हम बोले कि राहुल, तो आवाज़ आएगा राहुल, हाँ, तो बस यही आवाज़ अगर थोड़ा सा लंबा खींच कर आए तो इसी को बोलते हैं गूंज। अगर एक आवाज़ कई बार सुनाई दे वो हो गया प्रतिध्वनि, और एक आवाज़ ज़्यादा देर तक लंबा खिंचा कर सुनाई दे तो उसको कहते हैं गूंज। और ये गूंज हमेशा और हमेशा जो लिसनर और रिफ्लेक्टर है इनके बीच की दूरी 17.15 से कम होनी चाहिए, तब जाके क्या आता है, गूंज। और ये हमेशा कैसे, एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट में होता है, क्लोज्ड एनवायरनमेंट में, ठीक है। किस में होगा ये, क्लोज्ड एनवायरनमेंट में, यानी कम। जैसे कि आप गूंज अगर सुने हो तो आप एक रूम में रहिए, ठीक है, रूम जिसमें रहते हैं ना, उस रूम में से सब सामान खाली कर दीजिए, इवन ना कोई पर्दा होना चाहिए, ना कोई लकड़ी, ना कोई बेंच उंच, कुछ नहीं, पूरा एकदम खाली कर दीजिए। और उसको अंदर से पैक करके आप एक बार आवाज़ मार के देखिए, तो जो आवाज़ आपको सुनाई देगा ना वही गूंज होता है। वही क्या होता है, गूंज होता है। क्योंकि लिसनर आप हुए और रिफ्लेक्टर वो चारों दीवार हुआ, और आप कुछ बोलिएगा ना तो वहाँ से रिफ्लेक्ट हो करके वो आवाज़ लंबा सुनाई देगा, हाँ, लंबा सुनाई देगा। बस इसी को ही गूंज कहते हैं, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब अगर हम नेक्स्ट पॉइंट का बात करें, क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट का, तो नेक्स्ट पॉइंट होता है, एक होता है टोन और एक होता है नोट। ये दो पॉइंट और एक इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है, टोन और नोट। क्या बोले, टोन और नोट, टोन और नोट। टोन जो होता है जैसे एक सिंगल फ्रीक्वेंसी साउंड होता है, क्या बोले, टोन क्या होगा, सिंगल फ्रीक्वेंसी साउंड। और नोट क्या होता है, मल्टीपल फ्रीक्वेंसी साउंड, मल्टीपल फ्रीक्वेंसी साउंड, ठीक है। टोन क्या बोले, सिंगल फ्रीक्वेंसी साउंड, और नोट क्या बोले, मल्टीपल फ्रीक्वेंसी साउंड। जैसे कि कोई हमको एक आवाज़ आ रहा है, ठीक है, सिंगल एक आवाज़, पीछे कोई धूम धड़ाम धड़ाक नहीं आ रहा है। जैसे हम गाना गाते हैं, कोई भी एक गाना गा लो, जैसे कौन सा गाना है, तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, अरे सिंगर है भाई, इतना तो अच्छा आवाज़ है, धन्यवाद, ठीक है। तो जैसे हमने गाना गाना स्टार्ट किया, गाना क्या गाया यहाँ पर, जैसे गाना है, तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, जो होश था वो तो गया, है ना। अब जैसे मैंने गाना स्टार्ट किया, अब बताइए, सिर्फ गाने का ना आवाज़ आया आपके कान तक, क्या इसके पीछे कोई ढोल, नगाड़ा, ताशा, तबला, हारमोनियम, किसी प्रकार का कोई आया नहीं ना। तो यही जो आपके कान तक जो आवाज़ गया, बस वही फ्रीक्वेंसी क्या था, सिंगल फ्रीक्वेंसी था। लेकिन वही अगर मल्टीपल फ्रीक्वेंसी होता, तो मान के चलो मल्टीपल फ्रीक्वेंसी आ जाए, इधर से एक गाना कोई गा रहा है, पीछे से अचानक बस का आवाज़ आए, पों पों, पीछे से कोई धम धड़ाम थाली पीट रहा है। अब सोचिए कि मल्टीपल फ्रीक्वेंसी साउंड कैसा होता होगा, कान में दर्द होगा कि नहीं, सिर में दर्द होने लगेगा, आंख में दर्द होगा, और वो एक नॉइस पोल्यूशन का रूप ले लेता है। समझ आया। तो यही चीज़ अंतर है इसमें। और जो ये नोट है,
इसी से नोट क्या है, मल्टीपल फ्रीक्वेंसी साउंड है, और इसी से ही क्या होता है, कभी कभी ये नॉइस पोल्यूशन बन जाता है। ठीक है, कभी कभी क्या बन जाएगा, नॉइस पोल्यूशन बन जाएगा। अब नॉइस पोल्यूशन बन जाता है, कभी आपने सोचा है कि सर नॉइस पोल्यूशन क्या होता है? तो नॉइस पोल्यूशन ऐसा पोल्यूशन होता है, मतलब देखिए नॉइस पोल्यूशन सब चीज़ में होता है। आपको जो चीज़ अच्छा लग रहा है ना, वो तब तक अच्छा लग रहा है जब को आपको कोई दिक्कत ना हो, लेकिन एक काम अगर काफ़ी देर तक करिए तो वो दिक्कत होने लगता है। जैसे कितना को होता है, सोना अच्छा लगता है, लेकिन आप 3-4 घंटे सो जाइए तो आपको कमर में दर्द होने लगेगा, ऐसे ऐसे करके फिर उठिएगा, तो वो सोना भी दिक्कत है। आपको खाना अच्छा है, अब 4-5 दिन आप पनीर खाते रहिए, पनीर अच्छा लगता है, ऑटोमेटिक आप 6-7 दिन बाद आप कहिएगा कि बक ये पनीर रोज़ रोज़ खा के अति हो गया। तो ये इंसान का प्रकृति है, प्रवृत्ति है ना, कि कोई एक चीज़ को ग्रहण नहीं कर सकता। वैसे ही कोई एक गाना अगर आपको अच्छा लग रहा है, आप लगे हुए इधर से पवन सिंह के गाने में कि हिलाए लू जब लिपस्टिक लगावे लू जब लिपस्टिक हिले ला राजिस्टिक, और एकदम कान में लीड लगाए हैं ब्लूटूथ और लग रहे हैं झूमने की, आहा हा आज तो एकदम मज़ा आ गया। अब एक बार ख़त्म हुआ, आपने दूसरा बार सुना और मज़ा आया, तीसरा बार तो एकदम तबला तोड़, एकदम आहा क्या गाना है, मतलब पूरा दुनिया को हिला दिया है ये। और जैसे ही उस गाने को जिसके चौथी बार आप सुनिएगा, आप गाने के साथ साथ खुद हिलिएगा, डांस करिएगा, लेकिन वही गाना जब आप 10-11 बार सुन लीजिएगा, तब आपको वही गाना जो आपको नचा रहा था, आपके कानों को अच्छा लग रहा था, अब आपको वो उस गाने से दिक्कत होने लगा। यानी कि जो चीज़ आपके कानों को अच्छा लग रहा है, वो कुछ समय के बाद जब कानों में दिक्कत होने लगा, तो अब वही साउंड आपको नॉइस पोल्यूशन में बदला दिया। यानी कि अब उस गाने से दिक्कत होने लगा ना, तो यानी अब वो नॉइस पोल्यूशन हो गया। समझ गए? तो जो भी चीज़ अच्छा लग रहा है, एक समय के बाद क्या होता है, नॉइस पोल्यूशन बदल जाता है, कोई आवाज़। ठीक है, और उसी को ही क्या कहते हैं, जो मल्टीपल फ्रीक्वेंसी साउंड हुआ, वो किस में बदल जाता है, नॉइस पोल्यूशन में। क्या समझ आ गया ये बात? ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो पूरा वेव का टॉपिक, यानी कि वेव 2 प्रकार से बताए थे, एक मैकेनिकल वेव और एक नॉन मैकेनिकल। मैकेनिकल वेव के बारे में बताए और उसमें एक साउंड वेव बताए, वो यहाँ पर हमारा पूर्ण रूप से पूरे तरीके से यहाँ पर क्या हो गया है, ख़त्म हो गया है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, या फिर जिसको कहते हैं क्या, नॉन मैकेनिकल वेव। समझ गए? नॉन मैकेनिकल। यहाँ तक हमारा पूरा ख़त्म हो गया। आज हम यहाँ पे क्लास को एंड करेंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा, अगला क्लास, वहाँ पे हम इसका सेकेंड पार्ट नॉन मैकेनिकल को पढ़ा करके हम वेव को क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर, जो कि हो सकता है एक मोशन चैप्टर शायद स्टार्ट करें, वो थोड़ा सा बड़ा है तो थोड़ा जल्दी जल्दी हम उसको पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो आज हम यहीं पे क्लास ख़त्म करते हैं। आप लोग इस क्लास को देख रहे हैं तो आप कम से कम आप इस वीडियो को, इस चैनल को, ठीक है, जिस चैनल का नाम है, दिखा देते हैं, कॉम्पिटिटिव क्लब, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपके पास ये वीडियो रोज आए। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी ये वीडियो देख सकें और अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। ठीक है, कम से कम अपना एक कमेंट ज़रूर दिया कीजिए ताकि हम लोग को समझ आ जाए कि हाँ क्या है। तो अब क्लास को ज़्यादा ना करते हुए हम ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।